हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 स्टार्ट किया है, जिसका कि पार्ट 1 जिसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4 हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड प्रोविज़न किया गया है। इसमें हम पहला चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर में 4 सेक्शन हैं, 5, 6, 7, 8, जो कि प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में कंटेंट भी इसके बनाएंगे ताकि मेंस में हमें काम आए। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविज़न इसमें किया गया है। मेनली स्पेसिफिक रिलीफ में स्पेसिफिक रिलीफ देने के लिए यहाँ पे 4 सेक्शन है, प्रोविज़न किया गया है। ई मूवेबल प्रॉपर्टी या स्थावर संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं हो सकता है, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। उससे रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में किया गया है। जैसे कि कोई ज़मीन है, किसी ने आपको वहाँ से बेदखल कर दिया है, बेकब्जा कर दिया है, कानून के हिसाब से भी बेदखल नहीं किया है, गलत तरीके से, तो 5 और 6 में बोला गया है कि यदि आपका टाइटल है तो आपको राइट मिलेगा, और वो प्रोविज़न 5, 6 में दिया गया है। रिकवरी की प्रोविज़न किया गया है टाइटल के बेस पे सेक्शन 5 पे, और अदर बेस में पोजीशन के बेस पे सेक्शन 6 में प्रोविज़न किया गया है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 5 और 6 है। इसी प्रकार से मूवेबल प्रॉपर्टी या जंगम संपत्ति के लिए सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में प्रोविज़न किया गया है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8, सेक्शन 7 किससे रिलेटेड बात करता है, तो हमें याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए मूवेबल की बात हो रही है 7 और 8 में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मोबाइल फ़ोन है, कार है, स्कूटी है, कंप्यूटर है, इस प्रकार के जो मूव कर सकती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी ने ले लिया है आपसे तो आप उससे प्रॉपर्टी भी मांग सकते हैं 7 पे, और साथ में प्रतिकर यानी कि मनी भी आप डिमांड कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोविज़न 7 में दिए गए हैं। वहीं सेक्शन 8 में प्रॉपर्टी बस लेने की बात कही गई है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर वो नुकसान हो जाएगा तो आप भर नहीं पाएंगे, तो उसे वापस करने के लिए प्रोविज़न करता है सेक्शन 8 में। तो प्रॉपर्टी प्लस प्रतिकर देने के लिए 7 होता है, और धारा 8 पे केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वापसी से संबंधित प्रोविज़न किया गया है। अब आइए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जिस व्यक्ति को अधिकार है तो उसे प्रॉपर्टी लेने का अधिकार होता, तो स्थावर संपत्ति का 5, 6 हो गया, और जंगम संपत्ति का 7 और 8 हो गया। साथ ही 9 में डिफेंडेंट क्या क्या डिफेंस ले सकता है, क्या क्या उसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं, उससे रिलेटेड प्रोविज़न किया गया है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेक्शन 5 में जो प्रोविज़न करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होता है ये सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है विनिर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड का क्या अर्थ होगा, आगे बढ़ने से पहले इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि विनिर्दिष्ट अनुतोष है ना इस एक्ट का नाम। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष मतलब कि जिस चीज़ के लिए आप न्यायालय में जा रहे हैं, व पर्टिकुलर चीज़ दिलाने के लिए न्यायालय में जाएंगे तो वो चीज़ दिलाई जाती है। तो स्पेसिफिक किसी बात पर, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कार बेचने का, कार खरीदने का, अब कार दिया नहीं जा रहा है, तो आप न्यायालय जाएंगे और वो स्पेसिफिक वो कार लेने की बात आप रखेंगे कोर्ट में। तो ये हो गया स्पेसिफिक किसी बात के बारे में। यहाँ पे क्या है, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति यानी कि कोई पर्सन है जिसे कि हक है, तो वो कैसे प्रॉपर्टी लेगा, तो CPC 1908 द्वारा जो प्रोविज़न किया गया है उसके अनुसार करेगा। यहाँ तो हमें सिंपल ही बताया गया है, छोटी सी सेक्शन है, मेंस में भी आती है, तो इसे कैसे हम प्रोविज़न लिखेंगे मेंस के लिए। तो चलिए हम कंटेंट के साथ में अच्छे से इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें CPC भी पढ़ना है, लिमिटेशन भी पढ़ना है, और SRA का सेक्शन 5 भी आएगा। ये जो सेक्शन 5 है इसे अगर हम तोड़कर लिखते हैं, अगर सेक्शन को समझना है तो तोड़कर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि हम इसे तोड़कर लिखेंगे तो क्या क्या जाएगा कि हक के यानी कि टाइटल के आधार पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को वापसी के लिए, या प्रत्युद्धरण यानी कि किसी ने ज़मीन को हड़प लिया है, कैसी संपत्ति है, स्थावर जो चल नहीं सकती, इमूवेबल है, तो उसे वापस लेने के लिए क्या क्या कंटेंट है यहाँ पे, कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे। तो पहली बात है कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एसेंशियल एलिमेंट में देखा जाए तो पहला एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे बनेगा स्थावर संपत्ति। ये स्थावर संपत्ति लिखा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि पहला स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे कि स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर जिस विषय की बात हो रही उस विषय की, ठीक। तीसरा क्या बन जाएगा, व्यक्ति इसका हकदार होना चाहिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि हक होना चाहिए, कब्जे का हक है तभी आपको मिलेगा। और चौथा एसेंशियल एलिमेंट क्या है इसका कि CPC में जो रीति दी गई है उसका पालन करना चाहिए, और उस पालन करेंगे तो न्यायालय के माध्यम से हम इसे वापस ले सकते हैं यदि हमारा टाइटल इनटाइटल है तो।
तो इसमें क्या प्रोविज़न है सीपीसी में? सीपीसी में ऐसा क्या लिखा है जिसके माध्यम से हम मिलाएंगे? तो सीपीसी तो प्रोसीजरल लॉ है, तो प्रोसीजरल लॉ का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और वापस लेंगे। तो वो क्या क्या प्रोसेस होती है उसकी, यहाँ पे देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में क्या उपबंध है। तो आपने पढ़ा होगा प्लेंट वगैरह, तो बात पत्र यानी कि प्लेंट सबसे पहला फाइल करेगा प्लेंटिफ। सिविल मामले में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, वादी और प्रतिवादी। तो वादी बात पत्र फाइल करेगा, बोलेगा लिखित कथन फिर कौन देगा, उसके बाद में जैसी बात पत्र फाइल होगा तो डिफेंडेंट अपना जवाब देगा, रिटर्न स्टेटमेंट जितना टाइम पीरियड उसे दिया गया है। उसके बाद में जब दोनों आएंगे फ्रेमिंग ऑफ इशू होगा, इशू के बाद में मामले को सुना जाएगा, समझा जाएगा और निपटारा किया जाएगा। जब निपटारा हो गया है तो उसमें जजमेंट कोर्ट देगा और जजमेंट देने के बाद में डिक्री और ऑर्डर देगा और उसका एग्जीक्यूशन या निष्पादन कराएगा। तो ये प्रोसेस हमें सीपीसी में फॉलो करना पड़ता है, कौन सी? स्थावर संपत्ति को लेने के लिए, क्योंकि सेक्शन 5 में यहाँ पे बोला गया है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी वापस लेना तो उसका टाइम पीरियड भी होगा ना, तो वो सीपीसी में नहीं दिया गया है, लिमिटेशन में दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उसे ध्यान रखना चाहिए, तभी ये मेंस का पूरा प्रोविज़न आपका बनता है, मेंस का आंसर बनता है। तो परिसीमा अधिनियम में कहाँ पे लिखा हुआ है बाद लाने की समय सीमा, अनुच्छेद कहाँ पे दी गई है? तो वहाँ पे तो सेक्शन भी है और साथ में अनुच्छेद भी हैं। तो अनुच्छेद में सेक्शन आर्टिकल 64 और 65, जिसमें सेक्शन आर्टिकल 65 सेक्शन 5 से रिलेटेड है। क्या कहता है कि जब भी आपका टाइटल था और उस टाइटल से आपको किसी ने हटा दिया है तो आप उसे लेने के लिए न्यायालय में जाएंगे। कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? ये 65 में लिखा हुआ है, 64 भी पढ़ेंगे, अभी पहले 65 देखते हैं। हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए अगर लाना है तो 12 वर्ष का समय होता है जब से उसने कब्जा रखा है, जब से कब्जा बना हुआ है तब से 65 में प्रोविज़न किया गया है। अब इसके आगे सेक्शन 64 भी देखते हैं, आर्टिकल 64 भी देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए पहले आपका पजेशन था, तो यहाँ पजेशन की बात हो रही, तो पजेशन के आधार पे और हक के आधार पर ना हो, तो केवल पजेशन के आधार पे, जबकि संपत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया है, कोई भी पर्सन हो जैसे किराएदार है उसको हटा दिया गया है, तो वहाँ पर जो इंटाइटल्ड पर्सन है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले मैटर में, तो वहाँ पे 12 वर्ष का टाइम है उसके पास पे उसे लेने के लिए। लेकिन ये प्रोसीजर जो होती है ना, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, क्योंकि 12 साल का टाइम पीरियड भी इसमें और एक लॉन्ग इसमें प्रोसीजर चलती है और निर्णय आने में भी समय लगता है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए पजेशन के आधार पर कुछ प्रोविज़न किए गए हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 5 और 6 थोड़ी मिली हुई है, देखा जाए तो थोड़ा ही इसमें अंतर है। आइए उसको पढ़ते हैं। सेक्शन 6 है सूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बात। यहाँ क्या था? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में टाइटल के आधार पर ये प्रोविजन यहाँ पे किया गया था 5 में। 6 में क्या है? बेकब्जा। बेकब्जा मतलब डिस्पजेस, यानी कि पहले आपका पजेशन था और डिस्पजेशन किया गया। तो फिर अभी हमने आर्टिकल 64 और 65 पढ़ा था, वो भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन उस पर अंतर है, वहाँ 12 साल का टाइम पीरियड था और 5 में प्रोसेस होती है। सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि आपको जल्दी रिलीव चाहिए है, संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और उसके कुछ रूल भी हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, ठीक है, मतलब विधि अनुसार नहीं किया गया है बेकब्जा, ऐसे धमका कर पीट कर हटा दिया, तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, जिसके माध्यम से दावा कर रहा कोई व्यक्ति, कब्जा प्रतिरोध कर सकेगा किसी अन्य हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में स्थापित किया जा सके। यहाँ पे सेक्शन 6 में एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोविजन है कि जिसका भी पजेशन है, अगर पजेशन रहा है और आपने डिस्पजेशन कर दिया, तो सेक्शन 6 में अगर वो न्यायालय में जाएगा तो उसे रिलीफ दिया जाएगा और प्रॉपर्टी उसकी होगी। और जो पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी को रोक रहा है, मेरी है या हड़प रहा है, हो सकता है वो ओनर हो, लेकिन अगर उसको भी प्रॉपर्टी पाना है तो न्यायालय बोलेगा कि आप सेक्शन 5 का प्रोसीडिंग करिए, टाइटल के आधार पे बाद लाइए और फिर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर होगा तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने इसे गलत तरीके से डिस्पोजेशन कराया है वो उसको वापस करी जाए। तो ये सेक्शन 6 में ऐसा प्रोविज़न है, यहाँ पे ये हो गया है। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इस धारा के अधीन कोई बात बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह का, वहाँ पे क्या था धारा 5 पे 12 वर्ष का समय दिया गया है आर्टिकल 64 में। यहाँ पे क्या दिया गया है? बेकब्जा जिस दिन हुआ उसे 6 महीने के भीतर ही लाने का टाइम पीरियड है और इसमें संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन होता है।
ठीक है, और शासन के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है बेकब्जा किए जाने के लिए। ठीक है, इस धारा में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रोविज़न है सबसेक्शन 1, 2 में, आइए हम इनको भी देख लेते हैं। अभी हमने धारा पढ़ा, धारा से अब हम उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, बढ़िया तरीके से समझने के लिए सबसे पहले कि प्रोविज़न, ये कंटेंट को समझना और कंटेंट पूरे अच्छे से लिखना, ये मेंस में आप लिखेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा सभी को। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा कब्जे के लिए बाद पोजीशन के लिए सूट फाइल किया गया, तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर। पहली बात है कि सेक्शन 6 भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन है, किसी भी प्रकार से मिला हो पोजीशन उसे, और ऐसे व्यक्ति को संपत्ति से बेकब्जा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बेकब्जा कर दिया गया है। अब बेकब्जा में विधि की सम्यक अनुक्रम, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का पालन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि किराएदारी, आपने धमका कर उसे खाली करा दिया गया, तो विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और धमका कर खाली कराया आपने, तो विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, तब वह व्यक्ति पर्सन बाद द्वारा सूट फाइल करके कब्जा रिकवरी के लिए बाद लाएगा, तो उसके द्वारा प्रत्युत्थान किया जाना चाहिए। ठीक है, बाद लाया जाना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है कि विधि का सम्यक पालन में बेकब्जा किए जाने पर यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने विधि का पालन किया है और विधि के अनुसार उसे खाली कराया है, बेकब्जा किया है, तो धारा 6 में वो बाद नहीं ला सकता है। लाने के लिए क्या होना चाहिए कि बेकब्जा विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये चीज़ है तब धारा 6 में बाद लाया जा सकता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सेक्शन 6 को आप एक बार पढ़ोगे ना और ये पॉइंट्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। यहीं पे सबसेक्शन 2 में हमने लिख दिया कि 6 महीने के भीतर लाना है और शासन के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं ला सकते हैं। ठीक, अगला सबसेक्शन धारा में ये है 3 कि धारा में पारित कोई डिक्री है, अब संचित प्रक्रिया चलिए ना, तो डिक्री पारित हुई, आदेश हुआ, तो उससे आप अपील भी नहीं कर सकते, यानी कि, और पुनर्विलोकन यानी रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है, रिवीजन। प्री में आता है कि धारा 6 के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, तो आप रिव्यू और रिवीजन को ध्यान रखिएगा। रिवीजन हो जाता है, रिव्यू नहीं होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस धारा के अधीन संसद किसी बात में पारित किसी आदेश या डिक्री में से कोई अपील नहीं होगी, ना ही ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन यानी रिव्यू मंजूर किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें नहीं होगी, रिवीजन होगी। ठीक है, उसके बाद में चौथा वाला आता है सबसेक्शन कि इस धारा की कोई बात ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने हेतु, बाद लाने और उसका कब्जा प्रतिरोध करने के लिए किसी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी। यानी कि किसी व्यक्ति का हक है, अब यहाँ तो किसी व्यक्ति ने कब्जा के आधार पर लाया, केवल कब्जा उसका पोजीशन है, लेकिन अगर के टाइटल के आधार पर बाद लाना है तो उसे नहीं रोकती, सेक्शन 5 में बुझ जाएगा और सेक्शन 5 में 12 साल के भीतर में कभी भी सूट फाइल करके वापस ले सकता है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति एक किराएदार है, ठीक है, और किराएदार का जो मालिक है वहाँ का वो बी नाम का व्यक्ति है। अब यहाँ पे किराएदारी पे इसे मिला है ए को, लेकिन यहाँ पर सी नाम के पर्सन ने इसे खाली करा दिया। अब ये सूट फाइल नहीं कर पाया समय रहते या ध्यान नहीं दिया, तो इसके ध्यान नहीं देने पर ये जो व्यक्ति है बी नाम का मालिक वो सूट फाइल कर सकता है टाइटल के आधार पर। ये पोजीशन के आधार पर बाद ला सकते हैं और टाइटल इसका है तो टाइटल के आधार पर ये भी बाद ला सकता है। ये बात कहाँ लिखी है, यहाँ पे। अब पढ़ी जरा धारा। इस धारा की कोई भी बात ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने हेतु, बाद लाने या उसका कब्जा वापस करने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं रोकेगी, यानी कि इस पर्सन को नहीं रोकेगी। आई होप, मुझे आशा है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आपको समझ में आया होगा कि टाइटल है आपका, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास में राइट है, तो आप न्यायालय में जाइए और न्यायालय में जाकर आप ला सकते हैं। तो ये आपको करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में 12 वर्ष का जो समय मिला है ना, तो जैसे कि कोई वसीयत है, वसीयतदार हैं, आपको अधिकार है, तो आप उसके लिए भी बाद लाएंगे तो आपके लिए कितना समय सीमा होता है, तो 12 वर्ष का समय होता है उस चीज़ को वापस पाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 7, 8 किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब मूव होने वाली, जैसे मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कार, स्कूटी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें एक से दूसरी जगह किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि 2 चीज़ें वापस होती हैं, प्रॉपर्टी प्लस प्रति कर पाना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। धारा 8 पे क्या प्रोविज़न है, तो प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए प्रोविज़न किया गया है। ठीक है,
चलिए धारा 7 क्या होती है हम देख लेते हैं। विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रतिउदाहरण, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो क्या होता है ये, जंगम संपत्ति की बात हो रही है। तो विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के पजेशन का हकदार टाइटल कोई पर्सन सीपीसी में रीति का पालन करेगा। जैसे कि 5 में लिखा था वैसे ही 7 में लिखा है, केवल यहाँ इमूवेबल था और सेक्शन 7 में मूवेबल प्रॉपर्टी है। साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 और 2 भी दिया गया है। 1 और 2 क्या कहता है, कोई भी ट्रस्टी इस धारा के अधीन जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए बाद ला सकेगा जिसके फायदाप्रद हित का वह व्यक्ति हकदार हो, जिसके लिए वह न्यासी हो। यानी कि न्यासी भी बाद ला सकता। मान लीजिए कि उसका राइट नहीं होता है, लिमिट इंटरेस्ट होता है ट्रस्टी में। हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, पुराना सेक्शन देखिएगा पहला वीडियो, तो उसमें पता चल जाएगा। ट्रस्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया, 3 पार्टी होती है, तो वहाँ पे उसको लिमिट इंटरेस्ट होता है। तो वो व्यक्ति के पास भी अगर प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, तो वो वापस लेने के लिए बाद ला सकता है। तो ट्रस्टी आ जाएगा। स्पष्टीकरण 2 बोलता है कि आपको विशेष या अस्थायी अधिकार है, कोई विशेष पर्टिकुलर किसी काम का अधिकार है या कुछ ही समय का अधिकार है, लिमिटेड यानी कि अस्थायी। तो वो अस्थायी अधिकार वाला व्यक्ति भी इस बात को ला सकता है और सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग में सीपीसी में जाकर बाद लाकर वापसी कर सकता है। किस चीज़ के लिए बात हो रही है यहाँ पे, मूवेबल प्रॉपर्टी की। इसका कंटेंट याद रखिएगा। चलो बनाते हैं, हम दिखाते हैं क्या क्या बन जाएगा। अभी इधर भी देखिएगा आप और इधर भी देखिएगा, अगर कोई भी गड़बड़ी है तो आप देखिएगा, मैंने ही बनाया है ये कंटेंट। पहली बात है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ऐसी संपत्ति स्पेसिफिक होनी चाहिए। पर्टिकुलर मोबाइल है, कंप्यूटर है, किसकी बात हो रही है, तो उस विषय में स्पेसिफिक न्यायालय में उस चीज़ को लेकर जाना चाहिए जो पहले से निर्धारित था, वही चीज़ लेने के लिए। ठीक है, ऐसी जंगम संपत्ति का हकदार व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसी जंगम संपत्ति का हकदार कोई व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति का होना जरूरी है। अब कब्जा का प्रत्युदाहरण कैसे होगा, तो सीपीसी के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि सीपीसी में प्रोसेस फॉलो करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। स्पष्टीकरण में क्या किया गया कि न्यासी भी संपत्ति, ट्रस्टी भी संपत्ति के पोजीशन के लिए बात ला सकता है। और स्पष्टीकरण 2 क्या बोलता है, संपत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष अधिकार है या अस्थायी अधिकार है तो समर्थन के लिए ये पर्याप्त होता है। तो ये कंटेंट आप लिख सकते हैं, मेंस में भी आपको काम आएगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत फायदेमंद है, और इंग्लिश वाले चाहें तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब धारा 8 में आते हैं, क्या प्रोविजन करता है ये। तो धारा 8 क्या कहता है, कब्जा धारण। ये से यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पोजीशन में है, लेकिन आप ओनर नहीं हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी दे रहा है कि वो चीज़ वापस कर दीजिए जो ओनर है। यही लिखा है, कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी नहीं है, अब यह विध मतलब किसी और कब्जे के हकदार व्यक्तियों को वापस डिलीवरी करने का जिम्मेदारी होंगी। अगर ये 4 कंडीशन है तो क्या लिखा गया है, कोई व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं है, उसे हकदार व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए ये 4 कंडीशन में बाउंड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, चलिए पढ़ते हैं। धारा 8 में हकदार व्यक्ति को संपत्ति की वापसी स्वामी के विरुद्ध बाद नहीं ला सकता। यहाँ पे हकदार व्यक्ति जब भी संपत्ति की वापसी के लिए बाद लाएगा तो स्वामी के विरुद्ध में बाद नहीं लाता है धारा 8 में, लेकिन साथ में ऐसा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बाद लाया जा सकता है जो स्वामी तो नहीं है। 4 परिस्थितियों में उसे बाद किया जा सकता है। मान लीजिए एक कार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, सी और डी और भी पर्सन है, इनको सभी को कार सप्लाई करेगा ए, डिस्ट्रीब्यूट करेगा डीलर बी, सी और डी को। मान लीजिए इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ए और बी का, अब इसके पास में 2 कार है, इसके पास 1 कार है, इसके पास 2 कार है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो जो प्रॉपर्टी है उसे वापस करना है आपको, क्योंकि आप ओनर नहीं हैं। तो उन्हीं से ये चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है सेक्शन 8 में। और साथ में ऐसी बातें भी लिखी गई है 4 कंडीशन जिसमें आपको वापस करने के लिए बाउंड किया जा सकता है। तो वो सारे प्रोविज़न हम अब पढ़ लेते हैं। पहले कंटेंट पढ़ते हैं, हमने अभी सेक्शन पढ़ा है। क्या क्या होना चाहिए धारा 8 में, तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। आप सेक्शन भी मिलाइएगा, पूरा मिलेगा, तोड़कर लिखना इसी को बोलते हैं सेक्शन का पोस्टमार्टम करना। दूसरा पॉइंट, ऐसे व्यक्ति किसी जंगम संपत्ति की विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट वस्तु पर कब्जा है या नियंत्रण होना चाहिए पर्सन का। और ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर स्वामी है तो फिर तो वो अलग बात हो गई, स्वामी नहीं है, जो भी कब्जे में है, जो भी कंट्रोल में है प्रॉपर्टी, तब ऐसे व्यक्ति को संपत्ति के हकदार व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि भाई साहब अब वापस कर दीजिए। तो 4 परिस्थितियां हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, दावाकृत वस्तु, जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है तो प्रतिवादी ने
अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित किया है। ये एग्जाम्पल जो हमने बताया था अभी कि ये इन लोगों ने, न्यासी लोगों ने या एजेंट लोग हैं, ये एजेंट ही हैं BCD, या फिर ट्रस्ट में है तो ट्रस्टी है, तो इन लोगों के पास है तो इन्हें देने के लिए कहा जाएगा। किसके पास है? एजेंट के पास है, ट्रस्टी के पास है। तो दूसरा पॉइंट है कि